नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। बीटी से अजीज परंपरागत बीज, इस सत्र में चीनी उत्पादन में आई 4% की तेजी। बासमती निर्यात में आएगी रुकावट। जीएमओ मुक्त मक्का आयात लग रहा मुश्किल लक्ष्य। तंबाकू उत्पादों पर बढ़े कर और अरंडी में 10% बढ़त का अनुमान, रकबा भी बढ़ा। अब कृषि समाचार विस्तार से। कीड़ों के हमलों की वजह से 2015-16 में कपास की फसल को हुए भारी नुकसान के परिणाम स्वरूप किसानों की आत्महत्याओं पर वैज्ञानिकों और हरियाणा के नीति निर्माताओं के बीच एक मत स्थापित हो गया है। वे मान रहे हैं कि किसानों के लिए जीन संवर्धित बीज कोई रामबाण नहीं है। सरकार में कपास की बीटी किस्मों को समय के साथ साथ क्रमबद्ध रूप से परंपरागत किस्मों से बदलने का निर्णय किया है। व्हाइट फ्लाई के कारण और इससे निपटने का सुझाव देने के लिए पंजाब और हरियाणा द्वारा युक्त की गई संयुक्त कार्रवाई समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि देसी कपास में पत्ती मुड़ने के रोग की प्रतिरोधक क्षमता तुलनात्मक रूप से व्हाइट फ्लाई और शोषण करने वाले अन्य कीटों का सामना करने की शक्ति होने की वजह से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इसकी खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अमेरिका ने बासमती चावल का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों के लिए स्थानीय नियामक नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एनपीपीओ से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। देश के बासमती उद्योग के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि पंजीकरण प्रक्रिया पिछले 2-3 सालों से शुरू है, लेकिन तब भी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने 10 फरवरी को पहली बार इस संबंध में चेतावनी जारी की। एपीडा ने कहा कि सिर्फ एनपीपीओ से पंजीकृत चावल मिलों और संसाधक इकाइयों को ही अमेरिका को किए जाने वाले बासमती चावल निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी, जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी होगा। इस साल अब तक भारत के चीनी उत्पादन में 4% तक की तेजी आ चुकी है। सूखे से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में गन्ने की कम उपलब्धता के बावजूद देश के चीनी उत्पादन में तेजी दर्ज की गई है। सर्वोच्च उद्योग संस्था भारतीय चीनी मिल संगठन द्वारा जुटाए गए आंकड़ों में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2015 और 15 फरवरी 2016 के बीच भारत का चीनी उत्पादन 1.73 करोड़ टन पर रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 1.67 करोड़ टन पर था। इस सीजन में अब तक चीनी उत्पादन में तेजी के बावजूद कुल उत्पादन इस साल 2.7 करोड़ टन पर सुस्त बने रहने का अनुमान है, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यह 2.8 करोड़ टन दर्ज किया गया था। देश में 472 चीनी परिचालन मिलों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 6.1 लाख टन तक अधिक चीनी उत्पादन किया। 2015-16 के चीनी सत्र में पेराई शुरू करने वाले 511 मिलों में से 39 मिलें 15 फरवरी तक अपना परिचालन बंद कर चुकी हैं। भारत 16 सालों में पहली बार मक्का आयात करने की तैयारी कर रहा है। इसके अंतर्राष्ट्रीय निविदा में कम से कम यह एक करार काफी मुश्किल हो गया है। यह पूरी तरह से जीन संवर्धित संरचना जीएमओ मुक्त वाली फसल की खेप से संबंधित है। भारत किसी भी खाद्य जीन संवर्धित फसल की खेती की अनुमति नहीं देता है और इसके ऐसे नियम हैं जिसमें यह सुनिश्चित माना जाता है कि आयात में जीएमओ के चिन्ह ना हो। लेकिन दुनिया भर में जीएम फसलों के बढ़ते इस्तेमाल का अर्थ यह है कि शुद्धता की श्रेणी को प्राप्त करना ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपूर्ति श्रृंखला के संदूषित होने के बढ़ते खतरे के साथ ही जीएम से मुक्त रहने के प्रयास में लगे देश संवेदनशीलता पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि मुट्ठी भर जीन संवर्धित बीजों की खेप भी स्थानीय प्रजातियों के साथ परागण कर सकती है। भारत के मामले में इसका अर्थ है किसानों का गैर कानूनी रूप से जीएम फसलों का उगाना। सरकार की ओर से कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में तंबाकू उत्पाद अभी बहुत सस्ते हैं, जिसे देखते हुए इनके विभिन्न उत्पादों पर उत्पाद शुल्क तत्काल बढ़ाए जाने की जरूरत है। इस अध्ययन में 2006 से 2013 के बीच के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिसके मुताबिक तंबाकू उत्पाद अभी खाद्य पदार्थों जैसी जरूरी वस्तुओं की तुलना में सस्ते हैं। इसमें कहा गया है कि बीड़ी और सिगरेट जैसे उत्पादों पर उत्पाद शुल्क इस अवधि के दौरान घटा है। इसकी वजह से ही उत्पाद आसानी से वहनीय हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कराए गए सरकारी अध्ययन में कहा गया है कि सिगरेट पर उत्पाद शुल्क का बोझ 2013 में 36.8% था, जो WHO की ओर से सिफारिश किए गए उत्पाद शुल्क 70% की तुलना में बहुत कम है।
बीड़ी के मामले में यह शुल्क इस साल बहुत ही मामूली 5.3% रहा। इसके विपरीत 2011 और 2008 में बीड़ी और सिगरेट पर उत्पाद शुल्क का बोझ 7.2% और 55.3% रहा है। इसी तरह से 2013 में कुल कर भार बीड़ी के मामले में 20% और सिगरेट पर 59% रहा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2015-16 में अरंडी बीज यानी कैस्टर सीड का उत्पादन 10% तक के इजाफे के साथ 13.9 लाख टन रहने का अनुमान जताया है, जबकि 2014-15 में इसका उत्पादन 12.7 लाख टन था। SEA गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हर साल अरंडी के फसल का अनुमान लगाती है। SEA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अरंडी की बुआई में इजाफा हुआ है। इस साल इसका रकबा 11.3 लाख हेक्टेयर था, जबकि पिछले साल यह 11 लाख हेक्टेयर था। पानी की कम उपलब्धता से इस साल किसानों ने अरंडी की खेती की ओर रुख किया है। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1,670 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,620 रुपए, कासगंज की मंडी में 1,690 रुपए और वाराणसी की मंडी में 1,710 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2,110 रुपए, कानपुर में 2,190 रुपए, कासगंज में 2,240 रुपए और वाराणसी में 2,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अरहर लखनऊ में 8,100 रुपए, कानपुर में 8,170 रुपए, कासगंज में 8,250 रुपए और वाराणसी में 8,140 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 2,700 रुपए, कानपुर में 2,740 रुपए, कासगंज में 2,850 रुपए और वाराणसी में 2,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 950 रुपए, कानपुर में 1,100 रुपए, कासगंज में 1,160 रुपए और वाराणसी में 1,070 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 1,000 रुपए, कानपुर में 1,140 रुपए, कासगंज में 1,150 रुपए और वाराणसी में 1,120 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 660 रुपए, कानपुर में 750 रुपए, कासगंज में 740 रुपए और वाराणसी में 720 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव रहा लखनऊ में 600 रुपए, कानपुर में 560 रुपए, कासगंज में 550 रुपए और वाराणसी में 490 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केला लखनऊ में 1,770 रुपए, कानपुर में 1,930 रुपए, कासगंज में 1,800 रुपए और वाराणसी में 1,950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सेब लखनऊ में 5,000 रुपए, कानपुर में 5,200 रुपए, कासगंज में 5,160 रुपए और वाराणसी में 5,280 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आप अगर ये चाहते हैं कि आपके खाने वाली चीजों में मिठास बनी रहे, मिठाई में मिठास बनी रहे, तो उसके लिए गन्ने की खेती पर जोर देना होगा। और गन्ने की सामान्य खेती नहीं बल्कि गन्ने की वैज्ञानिक खेती पर जोर देना होगा। इससे संबंधित है हमारा आज का विषय, बसंतकालीन गन्ने की वैज्ञानिक खेती। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवनायक सिंह। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम बात करने जा रहे हैं बसंतकालीन गन्ने की जो वैज्ञानिक खेती है जी। तो बसंतकालीन गन्ने की हम बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में इसके बसंतकालीन गन्ने के महत्व के बारे में बात करते हैं। जी जी जी, जैसा कि आपने पहले उमेश भाई कहा कि गन्ने में जो ना मिठास बनी रहे और मिठास बढ़ती रहे जी। तो ये दोनों चीजें होते हुए भी साथ में एक चीज और भी जरूरी हो जाती है कि गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल भी है और हमारे प्रदेश में जो है ना बहुत बड़े क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है। तो लिहाजा इसको ध्यान में ये रखना जरूरी होता है कि अगर हम फसल पद्धतियों के विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और अच्छी तरह से उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए खेती करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से किसान भाइयों अच्छी आपको उपज मिलेगी और गन्ने में जो मिठाई की बात है, मिठास की बात है, वो भी बरकरार बनी रहेगी और बढ़ती भी रहेगी जी। मिठास बढ़ी रहेगी जी जी। तो हम इस खेती की बात करते हैं। खेती में सबसे पहले बात आती है खेत को तैयार करना, बीज लेना, बीज उपचार करना, ये प्रारंभ की बातें हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि गन्ने की खेती के लिए जो है ना जो खेत होगा ना, तो सबसे पहली बात होती है कि एक जुताई किसी गहरे हल गहरी जुताई करते हैं किसी मिट्टी पलटने वाले हर से, और 2-3 जुताइयां कल्टीवेटर से करके और पाटा जरूर चला देना चाहिए जिससे कि खेत में जो नमी है वो संरक्षित बनी रहे। उसके बाद फिर बात आती है कि हम खेत के लिए जो है ना कौन सी प्रजातियों का बीज बोएं जी, जिसमें कि जो है ना गन्ने की खेती में बीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपके क्षेत्र के लिए या किसान भाइयों आपके क्षेत्र के लिए जो भी स्वीकृत प्रजाति गन्ने की हो उसका बीज आपको खेत में बिजाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप रोक रहे हैं जी, किसी क्षेत्र के लिए कौन सी प्रजाति स्वीकृति है, इस बात की जानकारी उनको कैसे मिलेगी किसानों को? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके किसान भाई आपके जो क्षेत्र की जो चीनी मिलें हैं वहां से आपको जानकारी मिल सकती है, जो गन्ना विकास समितियां हैं वहां से आपको जानकारी मिल सकती है, और तहसीलों में ब्लॉकों में गन्ना ग्राम सेवक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जिला गन्ना अधिकारी, सभी तरह के पदाधिकारी कर्मचारी मौजूद होते हैं, सबसे आपको जानकारी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके क्षेत्र की जो चीनी मिल है वहां से आपको ये सारी जानकारियां मिल सकती है। किसान को पता चल जाए कि हमारे क्षेत्र में कौन सी प्रजाति का गन्ना सही रहेगा। जी जी जी, आगे आप बीज के बारे में बताएं। हाँ, बीज के बारे में यह है कि जो गन्ने का जो जमाव है सब कुछ निर्भर करता है अच्छी गन्ने की बीज पर। तो आपको स्वीकृत प्रजाति का गन्ना तो मिल गया, लेकिन अब उस बीज को कैसे आपको बिजाई के लिए तैयार करना है, इसमें 2-4 बिंदु हैं, उन पर किसान भाइयों आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 चीज यह है कि जिस खेत से आपको बीज लेना है उस खेत में जो है ना नमी का पर्याप्त होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि खेत हमारा सूखा है तो बुआई के करीब 15 दिन पहले खेत में सिंचाई कर दे। इससे यह होगा कि गन्ने का जो बीज है उसमें नमी की जो मात्रा है वो उसमें ज्यादा हो जाएगी और ऐसा बीज गन्ने के लिए बहुत बढ़िया होता है। गन्ने की बीज की कटाई से लेकर के जहां से आपको खेत से बीज लेना है और जहां आपको बोना है उस बीज का जो अंतराल है सबसे कम अगर रखा जाएगा तो आपका जमाव बढ़िया होगा। जितनी जल्दी हो सके कटाई करके बुआई कर दें। जी जी, जितना जल्दी से जल्दी आप बुआई कर देंगे जमाव आपका उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा जमाव अगर होगा तो आपको प्रति इकाई क्षेत्रफल में गन्नों की संख्या अच्छी मिलेगी और आपकी उपज अच्छी होगी।
अब आपने बीज वहां से ले लिया और बीज लेने के बाद फिर उमेश भाई 3-3 आंख के टुकड़ों में काटते भी हैं। डॉक्टर साहब मतलब एक टुकड़े में 3 आंख होना जरूरी है? जी 3 आंख होना जरूरी होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि 3 आंख अगर होती है तो 1 आंख का जमाव तो निश्चित रूप से होता है और गन्ने में अमूमन करीब 1/3 जमाव होता है। 1/3 अगर जमाव हो गया तो आप ये समझ लीजिए किसान भाइयों कि आपको जो ना प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो गन्ने मिलने होते हैं औसत गन्ने वो आपको मिल जाएंगे। अब आपने 3-3 आंख के गन्नों की टुकड़ी कटाई कर ली और कटाई करने के बाद एक रसायन होता है जिसको कि हम बाविस्टिन कहते हैं। बाविस्टिन दवा की 112 ग्राम मात्रा और इतने ही 112 लीटर पानी में घोल बना करके किसी ड्रम में उसको डाल देंगे, जो भी किसान भाइयों के यहाँ उपलब्ध होगा। उसमें डालने के बाद एक गन्ने के टुकड़े से उसको अच्छी तरह से हिला देंगे जिससे कि पानी और जो दवा है वो अच्छी तरह से मिल जाए। अब उस घोल में जो गन्ने के हमारे 3-3 आंख के टुकड़े हैं उनको डुबो देंगे और आधा घंटे तक डुबा रहने देंगे जिससे कि दवा और पानी की मात्रा गन्ने की जो कटे हुए सिरे हैं उनसे अंदर तक प्रवेश कर जाए। अब उन टुकड़ों को निकाल करके फिर हम जो है ना गन्ने की बुआई करने के लिए जाते हैं और बुआई करने के लिए एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की जो दूरी है वो 2.5 फीट कम से कम होनी चाहिए। किसान भाई ये करते हैं कि 1.5 फीट और 2 फीट पर गन्ने की बुआई कर देते हैं। उससे होता यूं है कि आपके गन्ने पतले हो जाते हैं, गन्ने का वजन नहीं होता है। लिहाजा 2.5 फीट पर अगर आप पंक्तियां खोलेंगे और बुआई करेंगे तो आपके गन्ने मोटे होंगे, उपज भी आपको अच्छी मिलेगी। डॉक्टर साहब 2.5 फीट की दूरी पे पंक्ति बनाएंगे लेकिन जो गन्ने का टुकड़े की दूरी कितनी होगी? जी वो क्या होगा? अब उसमें जाना जो आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि एक गन्ने का जो टुकड़ा हमारा है वो लगभग 1 फीट का होता है या 30 सेंटीमीटर का। एक गन्ने के सिरे से सिरे मिलाकर के हम बुआई करते हैं। सिरे से सिरे मिलाकर के हम बुआई करते हैं और बुआई करने से पहले हमको एक बात आती है कि खाद और उर्वरकों का प्रयोग कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब खाद उर्वरकों की बात करेंगे लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी सी छूट रही है। आपने जो दवा बताया है क्या ये दीमक लग जाती है? बुआई करते समय दीमक लग जाती है और वो बीज बेकार हो जाता है। तो क्या ये दवा पर्याप्त है दीमक के लिए या कुछ और दीमक के लिए ट्रीटमेंट करना होता है? जी बहुत आपने बढ़िया सवाल किया। ये देखिए जो बाविस्टिन दवा होती है ये दवा उसके लिए होती है कि गन्ने में जो बीज जनित बीमारियां होती हैं, जो बीज से बीमारियां फैलती हैं उनके बचाव में ये बहुत कारगर दवा है। दूसरी बात आपने जो दीमक और अंकुर वेधक की बात करी तो उसके लिए जो ना एक दवा और आती है जिसको कि हम क्लोरपाइरिफास के नाम से जानते हैं। क्लोरपाइरिफास इस दवा की 6.25 लीटर मात्रा और लगभग 1800 लीटर पानी में घोल बना करके गन्ना बुआई के बाद हजारे से गन्ने के टुकड़ों के ऊपर डालते हुए चले जाएं और ढकाई तुरंत कर दें। किसान भाई अगर आपने ढकाई में देरी कर दी तो दवा का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हजारे से भिगोते हुए चले जाएं, ऊपर से बंद करते जाएं। अब आपने खाद वाली दवा पूछी, खाद वाली बात पूछी तो इसके लिए जो है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इसकी बुझाई हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि मृदा का परीक्षण अगर करा लिया जाए तो उससे आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि आपको अपने खेत में कितना यूरिया पड़ेगा, कितना डाई पड़ेगा और कितना म्यूरेट ऑफ पोटास पड़ेगा। लेकिन संस्तुति के तौर पर हम ये इस तरह का प्रयोग करते हैं कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन या नत्रजन जिसको हम कहते हैं, 60 किलोग्राम पोटास और 60 किलोग्राम फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। 150, 60, 60 जी 3 मात्राएं। जी और जो नत्रजन की जो 1/3 मात्रा है और पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की बुआई से पहले कूड़ों में डाल करके अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। और जो शेष 2/3 मात्रा नत्रजन की बचेगी जो अमूमन किसान भाई यूरिया के माध्यम से देते हैं, तो उस मात्रा को कल्ले निकलते समय यानी मार्च, अप्रैल और मई इन 2-3 महीनों के बीच में 2 बार बराबर मात्रा में लेकर के और गन्ने की लाइनों के किनारे किनारे डाल करके और ऊपर से टॉप ड्रेसिंग करेंगे या यूरिया का छिड़काव करेंगे, रखेंगे गन्ने में? छिड़काव देखिए यूरिया का हम लोग करते हैं विशेष परिस्थितियों में, जब गन्ने में जाना किसी वजह से जाना बहुत परेशानी आ रही है या हम उसमें यूरिया का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो हमारी 2/3 मात्रा बचती है उसका तो हमें संस्तुति के तौर पर प्रयोग करना ही है जब कल्ले निकलने वाले होते हैं गन्ने में। और जब गन्ने में कल्ले निकलते हैं तो उस समय जो नत्रजन की मांग है पौधों द्वारा बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत अधिक होती है। जी, तो जब कल्ले निकलने शुरू हो जाए तो यदि आपने अप्रैल के महीने में डाल दिया तो जो दूसरी आपको डोज डालनी है वो जून के अंत तक जरूर डाल दें, लेकिन वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के बाद नहीं। यानी जो यूरिया है उसको रख सकते हैं जड़ों के पास? जी उनके जड़ों के किनारे, लाइनों के किनारे किनारे डालते हुए और गुड़ाई अवश्य कर दें। गुड़ाई इसलिए अवश्य करते हैं
कि जो दवा जो खाद है वो मिट्टी के अंदर पहुंच जाए। और अगर आपने खुला में छोड़ दिया तो उस समय जो है ना गर्मी खूब पड़ती है, तेज मतलब मिट्टी से ढक दे और बरसात के पहले ही खाद उर्वरक का प्रयोग कर दें। जी जी, आपने 150-60-60 बताया और नाइट्रोजन का 2 बार प्रयोग जिस तरह से बताया। जी जी डॉक्टर साहब देखिए, विषय बहुत लंबा है, बातचीत इस पे बहुत देर तक हो सकती है, लेकिन जो है हमारी घड़ी की सुई इशारा करती है कि जो है कार्यक्रम समाप्त किया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को जो है बसंतकालीन गन्ने की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको गन्ने की बुआई करना है, आप बीज उपचार कर लीजिए, खेत की तैयारी कर लीजिए, कौन सा बीज लेना है, इन सब चीजों को विशेष रूप से आप ध्यान दे दीजिए। मृदा का परीक्षण कर लीजिए, कितनी खाद उर्वरक का प्रयोग करना है। हमें आशा है कि इन सब चीजों को कर आप लाभ उठाएंगे। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहा। दिन का अधिकतम तापमान 21.0 से 25.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.9 से 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 7:21 पर सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 97 और दोपहर बाद अपराह्न 2:21 पर 41 से 63% दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 6.1 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और वाष्पीकरण की औसत दर 2.9 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न और अपराह्न को हवा भिन्न भिन्न दिशाओं से चलती रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अनुमान के अनुसार प्रदेश के सभी अंचलों में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से हवाएं चलती रहेंगी और हवा की दिशा उत्तर-उत्तर पश्चिम की होगी। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि फसलों और सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। टमाटर के फलों को फली बेधक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। वे कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। इस समय किसान भाई आम के बागों की जुताई करें ताकि मिलीबग कीटों के अंडे और नए प्रजनन नष्ट हो सकें। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर प्लास्टिक का एक चद्दर तने के चारों ओर लगाएं। ग्रीस से सभी प्रकार के छेदों को बंद कर दें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।